विद्युत मंत्रालय की बीते 11 वर्षों की शानदार यात्रा और विशेष रूप से पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। सचिव विद्युत मंत्रालय श्री पंकज अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण श्री घनश्याम प्रसाद जी का भी स्वागत है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियों और भविष्य के विजन के बारे में विस्तार से मीडिया को संबोधित करें। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इधर बोल रहा और आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। थोड़ा साउंड को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए लेवल। जैसा हमको मालूम है कि अभी भी शायद नहीं, क्यों ब्रेक कर रही है? अब आ रही है? ठीक है। जैसा हमको मालूम है कि कल 9 जून को अपनी इस मोदी जी की तीसरी बार की जो सरकार बनी, कुल मिलाकर 11 वर्ष ये पूरे हो गए हैं। और कुछ ब्रेक हुई आवाज़ है ना? ठीक है, अब ठीक है। तो 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और हैं, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है कि बाई 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सकें। और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की महती भूमिका है तो वो है पावर डिपार्टमेंट की, अर्थात ऊर्जा, अर्थात बिजली। ये सभी क्षेत्रों का केंद्र बिंदु एक फैक्टर है और उसी बिजली के ऊपर पूरा ध्यान मोदी सरकार ने 2014 से ही और देना शुरू किया है। अगर मैं इन आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि चीज़ें आंकड़ों के माध्यम से ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझी जा सकती हैं, तो उसमें चाहे हमारी जनरेशन है, हमारी ट्रांसमिशन है और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसी के आंकड़ों को ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करता हूँ पीक डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमारा बेसिस है जनरेशन का, तो डिमांड जितनी होगी जनरेशन उस हिसाब से बढ़ेगी। 2013-14 में ये डिमांड 130 गीगावाट थी, क्योंकि मेगावाट में फिगर बहुत बड़ी होती है इसलिए साधारणतया ये सारे फिगर्स गीगावाट में आएंगे। और अभी जो पीक डिमांड पिछले वर्ष 2024-25 में गई है वो 250 गीगावाट गई है, लगभग डबल। और हमने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष का 24-25 का ये डिमांड 250 टॉप यानी गई है हमारी पीक डिमांड। 25-26 में ये डिमांड पीक डिमांड जा सकती है 270। और सामान्यतः ये शुरू के वर्ष के 2-3 महीनों में ही पीक डिमांड आती है। पिछले बार की पीक डिमांड 30 मई को आई थी, तो हमारा अप्रैल निकल गया है, मई निकल गया है, जून निकल गया है। तो अभी तक जो ये पीक डिमांड कल 9 जून को हाईएस्ट पीक डिमांड गई है, क्योंकि डेली इसका मेजरमेंट होता है, तो कल हाईएस्ट 241 गीगावाट गई है। जबकि हमारा
तैयारी हमारी है, मैं इसको टारगेट नहीं कह सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, बहुत कुछ मौसम के हिसाब से होता है। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है, अगर डिमांड 270 गीगावाट की जो एक्सपेक्टेड है वो आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसी प्रकार दूसरा एक आंकड़ा आपके सामने मैं रखूँगा कि जो एनर्जी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड के बाद सप्लाई और शॉर्टेज 2013 में 4.2% ये शॉर्टेज रह गई थी, अर्थात उतना हम पूरा नहीं कर पाते थे जितनी डिमांड होती थी। पिछले वर्ष जब पीक डिमांड हुई थी उस समय ये कमी रह गई थी 0.1%, अर्थात 1000 में से 0.1% इतनी ही कमी रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने के आंकड़े बताते हैं, अप्रैल और मई, ये हमारी डिमांड और जो सप्लाई है उसका गैप 0 हो गया है, अर्थात अब हम सफिशेंसी की ओर बढ़ गए हैं कि आज जितनी डिमांड आती है उतनी हम पावर सप्लाई कर पाते हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑनवर्ड्स एज आई सी। और हो सकता कुछ समय के बाद हम पावर सरप्लस ये भी बनेंगे, तो पावर सरप्लस के नाते हमारे पास जो बिजली बचेगी उसका उपयोग क्या करेंगे, कैसे होगा, इसका विचार हम करेंगे। जो हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2013-14 में 249 गीगावाट थी, जो कि हमने इसको टारगेट किया और उसको पूरा कर लिया है। वो 475 गीगावाट 2024-25 में इस कैपेसिटी को हमने पूरा किया है, जो आने वाले समय में 526, इस वर्ष के अंत में ये 526 गीगावाट हम पूरी करेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। इसमें भी फॉसिल का जो हमारा 475 में फॉसिल का टारगेट है, अब 475 की बजाय रादर 472 है, क्योंकि एक हमारा जो प्लांट है कोल का और एक गैस का, दोनों लंबे समय से बंद थे, उनको हमने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया है कि वो बंद रहेंगे। तो इसलिए हमारी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2.5 गीगावाट कम होकर के 472 हुई है, और जिसमें फॉसिल की 240 है और नॉन फॉसिल की 232 है। अर्थात नॉन फॉसिल और फॉसिल का जो परसेंटेज है वो 52-48 ये परसेंटेज है, और बहुत निकट भविष्य में हम 50 के पार नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी हम 50 के पार पहुंचने वाले हैं। और मुझे आशा है कि हम इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 25 तक हम नॉन फॉसिल से आगे बढ़ जाएगी, 50% से आगे, जो एक अच्छा गुड साइन है टुवार्ड्स डिमिनिशिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और इसी में एक चीज़ और जो मुझे जोड़नी है कि अगर दुनिया भर के देशों में कंपेयर करते हैं तो हम जो G20 के देश हैं उसमें हम 11 देश हमसे आगे हैं, नॉन फॉसिल में हम 12वें नंबर पर हैं G20 में, और बहुत जल्दी हम उनको कवर करने के लिए, हालांकि बहुत बड़ा गैप है, कुछ देश तो ऐसे हैं जो 85-88% आरई का उपयोग करते हैं, केवल 12-15% ही उनके यहाँ फॉसिल का उपयोग होता है। उस पर तो पहुंचना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन 50% से पार करने का टारगेट जो मैंने बताया वो हमारा है। ये जहाँ तक पावर एक्सपोर्ट की बात है, 2013-14 में हम पावर को इंपोर्ट करते थे 3267 मेगावाट पावर, ये हमने 13-14 में इंपोर्ट की है नेट में, और जबकि 2023-24 में हम एक्सपोर्ट करने वाले हो गए 4665 मेगावाट हमने एक्सपोर्ट किया है। अर्थात हम एक प्रकार से सरप्लस तो हो ही गए अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी आगे रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जहाँ तक बिजली सप्लाई का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का विषय है, रूरल पावर में पावर सप्लाई बहुत अच्छी हमारी बढ़ी है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। 2013 में 12.5 घंटे और पावर सप्लाई हम रूरल इलाके में देते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, जबकि अब 22.6 घंटे यानी 22 घंटे 36 मिनट हम पावर ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करते हैं, जबकि शहरों में यही 23 घंटे और 24 मिनट 23.4 आवर्स ये हम सप्लाई करते हैं। टेक्निकल कारणों से ये जो 36 मिनट का गैप रह जाता है,
तो ये तो सामान्यतया टेक्निकल कारणों से सब जगह ही ये रहता है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जो 2013-14 में लाइनें हमारी 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर्स थी, 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर, वो बढ़कर के 24-25 में 4.94 लाख सर्कल किलोमीटर हो गए, अर्थात 2 लाख से भी ज़्यादा सर्कल किलोमीटर लाइनें ट्रांसमिशन की हमारी ये बढ़ी हैं इन 11 वर्षों में। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन के इसको हम इस नाते से आंक सकते हैं कि जिसके लॉसेज हैं, ये लॉसेज 13-14 में 22.62% थे कुल मिला के नेशनल एवरेज, और अभी ये एवरेज 16.12% ये नेशनल एवरेज हमारा जो AT&C लॉसेज ये हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू गैप रह जाता था, ACS और ARR का जो गैप है जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते थे ओनली बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ हमारे टैरिफ ऑर्डर जो होते थे उसके कारण से, वो 78 पैसे पर यूनिट ये हमारा उस समय गैप होता था 13-14 में, जो अब घट करके 24-25 में मात्र 10 पैसे पर यूनिट ये गैप रह गया है। इसमें भी एफिशिएंसी ये हमारी बढ़ी है। और इस एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल स्मार्ट मीटर्स इनका रहा है। हमने स्मार्ट मीटर्स 2023 में लगाने शुरू किए थे, इसकी तुलना हम 2013-14 से नहीं कर सकते, उस समय स्मार्ट मीटर की कल्पना भी ऐसी नहीं थी। तो 23 में 22-23 के अंदर जो शुरू किया उसके अंदर पर डे 4000 स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जाते थे, जो हमारी गति थी लगाने की। जो मई 24 में 14,000 मीटर पर डे लगाने शुरू किए, आज मई 25 में इसकी गति 1,15,000 मीटर पर डे लगाए जाते हैं, अर्थात 19 करोड़ मीटर हमको ये लगाने हैं। अभी तक उसमें 3.14 करोड़ लगा पाए हैं। आने वाले समय में स्पीड को और बढ़ा करके और बहुत शीघ्र हम ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और इस स्मार्ट मीटर में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इसकी गति को भी बढ़ाना शुरू किया है। हमने तय किया है कि अगस्त 31 ये 2025 तक जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट कॉलोनीज़ हैं, उन सब के घरों के मीटर सबसे पहले प्रीपेड होंगे, ताकि साधारण जनता में, सिटीजन्स में, कंज्यूमर्स में ये एक मैसेज जाए कि सबसे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने मीटर्स हैं वहीं प्रीपेड लगेंगे, पहले पैसा जमा कराओ उसके बाद बिजली प्राप्त करो। जैसे आजकल टेलीफोन कंपनीज करती हैं कि पैसा जमा कराओ तो कॉल करो, नहीं तो बंद। तो इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने घरों से ही इस काम को शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो बड़े लोड के कनेक्शंस हैं उनको भी नवंबर 2025 तक सभी को हम प्रीपेड करेंगे। और प्रीपेड करने से काफ़ी अच्छी मात्रा में जो पैसा है ये पहले इकट्ठा होगा, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी है उसके अंदर इसका उपयोग होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी चाहे वो जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं या ट्रांसमिशन के हैं, डिस्कॉम्स के हैं, इन सब में बड़ी मात्रा में और पैसा जो है इन्वेस्ट होने की आगे की योजनाएं हैं। जैसे विस्तार होगा तो उसमें एक रास्ता ये है कि सबका 1 महीने का या 2 महीने का बिल ये पहले से पैसा उसका जमा कराए। और उसमें कुछ प्रदेशों ने अपनी कंसेशन देने की स्कीम्स भी शुरू की हैं। किसी ने 5% किया है, किसी ने 3% किया है, किसी ने 2% किया। ये भी एक बड़ा लाभ कंज्यूमर को उसके माध्यम से होगा। जनरेशन के विषय में बहुत से विषय मैंने बताए हैं। कोल की हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, जनरेशन में कोई कठिनाई नहीं है। कोल डिपार्टमेंट से तालमेल हमारा ठीक चल रहा है। शक्ति पॉलिसी के माध्यम से योजनाएं पूरी बनाई जाती हैं। अभी जो कमीशन किए गए हाइड्रो प्रोजेक्ट 1 साल में 3000 मेगावाट हमने प्रोजेक्ट इस साल लगाए हैं और 3000 मेगावाट ही हमने अगले अप्रूव कर दिए हैं।
हमारी 2 कंपनियां NHPC, SJVN दोनों नवरत्ना स्टेटस इनको प्राप्त हुआ है, ताकि एक बहुत तेज़ गति से ऑटोनोमस होकर के काम करना शुरू करेंगे। जनरेशन में एक विषय और आपको बताना है कि न्यूक्लियर जो है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पर। न्यूक्लियर पावर अभी तक 8 गीगावाट के लगभग इसकी जनरेशन होती है। 15 गीगावाट के लगभग आगे के लिए और प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, तो ऐसे 22-23 गीगावाट के आसपास की प्लानिंग हमारी है। लेकिन जैसा घोषणा की गई है कि 2047 तक 100 गीगावाट हमारा टारगेट है, तो 100 गीगावाट टारगेट करने के लिए अभी से प्लानिंग हमने की है, क्योंकि सामान्यतः जो समय है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में ही समय का अवधि उसमें ज़्यादा लगती है एस्टेब्लिश करने की। अभी तक 13 वर्ष की अवधि ऐसी आकी गई है कि जब एक बार कंसीव होता है कोई प्रोजेक्ट, तो 13 वर्ष के बाद वो प्रोजेक्ट फाइनल होता है। हम प्रयत्न कर रहे हैं उस पर भी समय अवधि को कैसे घटाया जाए, उसकी क्लियरेंसेस कैसे हम जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की ओर से जो दी जानी है वो दी जा सके, फिजिबिलिटी उसको कैसे कर सकते हैं, उसके फील्ड का सर्वे जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो 13 वर्ष के बजाय ये 8 वर्ष 9 वर्ष आ करके और कैसे उन प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी किया जाए। बहुत से प्रांतों ने ऑफर की है, जगह चिन्हित करनी शुरू कर दी है। हर प्रदेश जो सिस्मिक जोन 5 में नहीं है, ऐसे सब प्रदेशों में कम से कम एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ज़रूर लगे, 4 में है, 3 में है, 2 में है, ताकि वहाँ कल को जब थर्मल पावर को हम थोड़ा उसमें निरुत्साहित करेंगे, कम करेंगे, तो थर्मल की जगह एक जिसको कहना चाहिए रिलायंट, जो एक परमानेंट पावर है 24/7, क्या कहेंगे, बेस लोड, तो उसमें थर्मल की बजाय उसको न्यूक्लियर की ओर हम ला सकें। तो न्यूक्लियर को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 2070 तक हमको नेट ज़ीरो कार्बन का अगर अपना टारगेट पूरा करना है, तो 2035 के बाद थर्मल नहीं लग पाएंगे और उसके जगह न्यूक्लियर लगने शुरू हों, ताकि वो जो कमी है थर्मल वाली उसको वहाँ से हम पूरा कर सकें। थर्मल के कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हम एक एक करके दूर कर रहे हैं। एक जॉइंट कमेटी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये कमेटी जो है इन सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए और काम कर रहे हैं। इस बार के बजट में 20,000 करोड़ रुपया और थर्मल न्यूक्लियर पावर के लिए ये अनाउंस किया गया है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर ये सब लग पाएंगे, और इंडियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स BSR इसको भी एक्सप्लोर कर सकें। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की योजना बनी है कि प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर पावर में आए और आगे बढ़ सके। एक्सपोर्ट का विषय इसमें एक चीज़ और जो आपको बतानी है कि हमने सऊदी अरबिया और UAE इनके साथ जॉइंट एक वेंचर बनाकर एक ट्रीटी की है, जिसमें वहाँ भी हम पावर को दे सकें। तो 2 गीगावाट ग्रिड इंटरेक्शन के लिए एक VSC बेस्ड HVDC सिस्टम ये प्रपोज किया गया है, जिसमें 1400 किलोमीटर की लेंथ की एक सबसी केबल ये बनाई जाएगी। और इसी प्रकार से ये सऊदी अरबिया के साथ है, और UAE के साथ इसमें भी 2 गीगावाट कैपेसिटी प्रपोज की गई है, जो 1600 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन सबसी केबल इसको भी बनाने का एक प्रपोजल किया है, जिसमें कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ रुपए के लगभग दोनों देशों के साथ 90,000 है, 47,000 करोड़ रुपया सऊदी अरबिया और 43,000 करोड़ रुपया UAE। तो ऐसा 90,000 करोड़ रुपए के एक ग्रिड इंटरकनेक्शन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका भी MOU किया है, जो आगे जाकर के हमको एक रिजल्ट ये देगा। डिस्ट्रीब्यूशन में RDSS की बहुत बड़ी प्रगति हमने की है। इस RDSS का अभी 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट सैंक्शन हुआ था, उसके अंदर काम होने शुरू हुए हैं। जैसा मैंने स्मार्ट मीटर की बात बताई है, वो भी RDSS के अंतर्गत हो रही है। और लॉस को किस प्रकार से कम किया जाए, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, लॉस रिडक्शन वर्क्स, इसके अंदर भी 28% फिजिकल प्रोग्रेस में 1,51,000 करोड़ रुपए के जो काम है उसके अंदर हो गई है। ये काम बहुत तेज़ी से आगे चला है।
AT&C लॉसेस कम करने में भी ये सब हमको इसका लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर फीडर के सेग्रीगेशन में भी काम चल रहा है। ईज ऑफ लिविंग में भी बहुत से ऐसे हमने टाइम रिड्यूस किए हैं मीटर कनेक्शन के लिए, और अन्य प्रकार की सिंप्लीफिकेशन मल्टीपल स्टेट्स ने इसको प्राप्त किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, ये काम भी शुरू किया है। चंडीगढ़ इज़ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने फुली प्राइवेटाइज अपने सारे सिस्टम को कर लिया है। मित्रों, ये चाहे जनरेशन हो अथवा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक में हमने पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में पर्याप्त काम किए हैं। तो उन कामों के कारण से हमको बहुत बड़ा लाभ ये सब हुआ है अपनी जनरेशन में, अपनी डिमांड को पूरा करने में और इस विषय को आगे बढ़ाने में। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो नई अनाउंसमेंट्स आपके सामने, और ये मैं करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट से पहले कुछ हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं उस रिफॉर्म्स की भी चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। जैसे ECBC अर्थात एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसमें से हम पावर को यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इस ओर हम पूरा ध्यान दे सकें। तो इसके अंदर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं उसमें एनर्जी कंजम्पशन में 18% का लाभ हुआ है। 18% पावर बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोडक्ट जो भी प्रयोग हैं उसके अंदर ECBC एक इस वर्ष का नया जो एक कोड इशू किया है उसको अलग अलग स्टेट्स ने लागू करना शुरू किया है। सबसे पहले केरला ने इसको अडॉप्ट किया है और 25 स्टेट्स और यूटीज़ ने भी उसको अब अडॉप्ट करने के लिए आगे आ गए हैं। तो इसके अंदर जितने भी बिल्डिंग्स के कोड्स हैं उसमें 3 तरह की परफॉर्मेंस उसके अंदर बताई गई है। विशेष तौर पर जैसे उसमें बिल्डिंग कोड्स में जैसा बिल्डिंग्स को कीपिंग दम कूलर इन समर्स, यानी गर्मियों में कैसे मकान ठंडा रहे और सर्दियों में कैसे अपने आप उसमें वार्मर यानी गर्मी महसूस होती रहे, उसके अंदर पावर की कंजम्पशन कम हो सके। एक तो बिल्डिंग कोड में इस प्रकार से मेजरमेंट्स कुछ बताए गए हैं। इसी प्रकार लाइटनिंग और वेंटिलेशन, इसका भी पूरा ध्यान दिया गया है ताकि लाइट का उपयोग कम हो, वेंटिलेशन भी ठीक बना रहे। और वाटर कंजर्वेशन का भी उसमें उल्लेख है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, इंडोर एयर क्वालिटी का विषय भी है। अर्थात ये सब विषय बिल्डिंग कोड्स के आधार पर अगर होंगे तो पावर की खपत इसमें बहुत कम होगी, ऐसा इसके अंदर एक विषय ध्यान में आया है। अभी तक 3500 प्लस बिल्डिंग्स ने ECBC जो कंप्लायंस है वो की है, क्योंकि ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर पहले लागू कर रहे हैं जहां इस प्रकार की पावर की खपत ज़्यादा होती है। साथ ही हमने रिफॉर्म्स में EV चार्जिंग गाइडलाइंस ये भी लागू किए हैं, क्योंकि EV व्हीकल्स इसकी पॉलिसी के अंतर्गत अब आगे EV व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। उसमें चार्जिंग का जितना एक सफिशेंट उसमें प्रावधान बनाए जाएंगे उसकी पॉलिसी हमने लागू की है। तो उस गाइडलाइंस के आधार के ऊपर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग, इस विषय पर कुछ स्टेशंस को सेटअप किया गया है और इसका भी एक उपयोग सब इसमें कर रहे हैं। जहाँ तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब AC का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद
इसको आगे भी विचार किया जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। सिक्योरिटी के नाते साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय पावर डिपार्टमेंट में आ गया है। साइबर सिक्योरिटी का पावर सेक्टर में हर लेवल पर, चाहे जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हमारे ट्रांसमिशन के हों या हमारे डिस्कॉम्स के हों, उन सभी प्रोजेक्ट्स में हर प्रकार से सावधानी बरतने के लिए साइबर सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है इसको मजबूत कर रहे हैं। और इसमें भी खास करके जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जिन जिन प्रोजेक्ट्स में लगती हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शरारत करके किसी प्रकार का साइबर अटैक वो कर सकता है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत बड़ी संख्या में और हमारे सारे सिस्टम पर अटैक हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा मजबूत है कि हर एक अटैक को हमने उसको काउंटर किया है और किसी प्रकार को कोई नुकसान होने की बात ये न आई है, न कभी आने दी जाएगी। इंडियन कार्बन मार्केट, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का विषय ये देश और दुनिया में बहुत गंभीरता से इसको विचार किया जा रहा है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें। तो एनडीसी के माध्यम से एक कमिटमेंट सब देशों ने अपनी आप कमिटमेंट की है, दी है। 2070 में नेट ज़ीरो भारतवर्ष हो, ऐसी कमिटमेंट हमारी है। हालांकि कुछ देशों की इससे पहले की भी है और उसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो उसमें से भागने भी लग गए हैं। उसमें उदाहरण के लिए अमेरिका ने बहुत जल्दी करके 2050 बताया और अमेरिका सबसे पहले भाग रहा है उसमें से कि नहीं, हम 2050 तक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी हम उनसे आगे हैं, वो हमारे से भी कम है। हम 48% पर पहुँच गए हैं, वो भी 41% के आसपास है आरई में। वो फॉसिल ही ज़्यादा, गैस की सप्लाई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब उसमें से वो टिके रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जल्दी जल्दी समाप्त होना चाहिए, इस ओर सब बढ़ रहे हैं। और उसमें कंपटीशन पैदा करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, जो कार्बन क्रेडिट्स को मेंटेन कर पाएंगे अपने हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को और उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको कार्बन क्रेडिट्स उपलब्ध होंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनको एक प्रकार से कार्बन क्रेडिट मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, ताकि एक कंपटीशन पैदा करने के लिए जो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, उस स्टैंडर्डाइजेशन में भी कार्बन मार्केट हम जो अपने बना रहे हैं। अभी तक विदेशों के अंदर कार्बन मार्केट चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, वहीं ये कार्बन मार्केट ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन हम अपनी बना लेंगे। जून 26 तक अपनी कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश कर लेंगे, ताकि फिर उसमें जो स्टेट्स हैं जो आरपीओस को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको भी एक फाइन के तौर पर जो उसकी पूर्ति करनी होगी आरपीओ की, तो कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ेगा। जो स्टेट्स आरई में अपने टारगेट से अच्छा कर लेंगे, उनको कार्बन उपलब्ध होंगे तो कार्बन क्रेडिट बेच भी पाएंगे। इस प्रकार इंडस्ट्री के नाते भी ये सब लोग कार्बन एमिशन के नाते से एक हेल्दी कंपटीशन के नाते कार्बन क्रेडिट इसका मार्केट का उपयोग जो है ये सब कर पाएंगे। अब जो अनाउंसमेंट्स की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें जनरेशन के नाते से अभी आरई हमारे यहाँ पर्याप्त उसकी जनरेशन हो रही है, लेकिन चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, ये एक टाइमली हमारे पास जनरेशन उसकी उपलब्धता है। सूर्य के समय सोलर मिलेगी, हवा चलते हैं एक समय विंड मिलेगी। 24 आवर्स नहीं है, तो इसको 24 की आवर्स की उपलब्धि के लिए स्टोरेज फैक्टर को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो पीएसपी है अथवा बैटरी स्टोरेज है। उसको प्रमोट करने के लिए उसके अंदर वीजीएफ का प्रावधान पहले भी किया गया है। पहले बस इसके लिए 13.2 गीगावाट का इम्प्लीमेंट प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो 13.2 गीगावाट है। एडिशनल 30 गीगावाट आवर्स ये भी नई योजना हम दे रहे हैं, जिसके अंदर 33,000 करोड़ रुपया और ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी। और इसमें वीजीएफ
वीजीएफ की अमाउंट क्या होगी? 5,400 करोड़ रुपया वीजीएफ की अमाउंट जो सरकार जो है इन प्रोजेक्ट्स के लिए देगी। तो इस प्रकार से एक नया प्रावधान ऐसे जो बैटरी स्टोरेज के लिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनके लिए लाभ दिया जाएगा। बहुत बड़ी मांग थी, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन में इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, तो उसको लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स के अंतर्गत इसको लाया गया है ताकि वो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इस इन्वेस्टमेंट में इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन में आएंगे। अभी तक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन में बहुत लोग आते थे, लेकिन इंट्रास्टेट में वो नहीं आते थे। इंट्रास्टेट में उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लेट पेमेंट सरचार्ज ये रूल्स बनाए हैं ताकि उनको उसमें लाभ हो सके। ऐसे ही राइट ऑफ वे, जमीन प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस के लिए बहुत कठिनाई आती थी, क्योंकि किसान की ज़मीन के रेट कुछ होते थे। डिपार्टमेंट प्राइवेट अथवा हमारे अपने सरकारी डिपार्टमेंट जो ऑफर करते थे वो काफ़ी कम पैसा होता था। उसके हमने रूल्स चेंज किए हैं कि अब जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट की बजाय उनको पैसा कंपनसेशन गिनने के लिए और मैंने मार्केट रेट का आधार बनाया है और मार्केट रेट को एजेंसीज के माध्यम से, थर्ड पार्टी एजेंसीज के माध्यम से एवेल्यूट कराया जाएगा। उससे उनको पर्याप्त और जो है पैसा मिलेगा। 30% से और 200% तक अलग अलग आधार पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो पैसा है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस स्टोरेज प्रोजेक्ट का, इसमें भी दोनों पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं। इनको 30 जून 28 तक जो इन प्रोजेक्ट के लिए ये पहले से चल रहे हैं, हाँ, उनकी कमीशनिंग होगी 30 जून 28 तक, हाँ, तो उनको ये लागू रहेंगे। और दिस एक्सटेंशन विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज नीडेड टू मीट द कंट्रीज रिक्वायरमेंट। यानी इनको स्टोरेज के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जितनी भी पावर को भेजना पड़ेगा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के माध्यम से, वो वेवर जो है इनको चार्जेस का ये मिलेगा। एक नया ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही नया फैक्टर जो अब सामने ला रहे हैं, चूँकि पावर की जितनी इवैक्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है, ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस जितनी बढ़ती जा रही हैं उतना ही राइट ऑफ वे भी उपयोगी यानी ज़्यादा काम आ रहा है। और अभी तक 765 केवी की लाइनें मैक्सिमम चलती थी। इससे हाई वोल्टेज की लाइनें हमारे पास नहीं थी और कुछ देशों ने जो 1100 केवी की लाइनें, खास करके चाइना, यूएसए और ऐसे जो बड़े देश जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उन्होंने लगा रखी थी। हम भी अब 1100 केवी लाइन पर जा रहे हैं। 1100 केवी की लाइन इसको हमने अप्रूव कर दिया है और जो 2034 तक जितनी भी 9 लाइनें हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, 2034 तक उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी ताकि उसमें हाई वोल्टेज की लाइनों से जितनी पावर है उसी लाइन में ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकेंगे, ज़्यादा पावर को हम इवैक्यूएट कर सकेंगे कम स्पेस को घेरते हुए। तो एक नई ये जो डेवलपमेंट है ये आपको इसमें बताई जा रही है। मित्रों, मोटे तौर पर ये विषय हैं, बहुत बारीकी में जाते हैं तो बहुत सारे विषय और हो सकते हैं, लेकिन चूँकि जितना एक सीमित मात्रा में आपको बताया जा सकता था वो मैंने बताया है। आप में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के और वर्षों से काम कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो 1 साल का अनुभवी, आप लोग तो 10-10, 20-20 साल के अनुभवी होंगे। फिर भी कोई विषय और होगा, आप प्रश्न के रूप में आप बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। 45 नंबर 45, अपना परिचय और अपने संस्थान का परिचय प्लीज़ दे दें। थैंक यू सर। मनोहर जी, सर
मैं प्रदीप हूँ टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है, प्रीपेड कनेक्शन को लेकर जो आपने बयान दिया है, जो कहा है, ये खास लोगों से शुरू किए जाएंगे या सरकारी कर्मचारियों से, फिर बड़े बिलर पर आएंगे, आम लोगों के लिए भी आप प्रीपेड कनेक्शन लाएंगे क्या ये? योजना तो ये है कि सभी मीटर्स प्रीपेड हों। इससे एक तो चोरी करने वाले कोई आदत है वो समाप्त होती है, और प्रीपेड वालों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि कितनी बिजली खपत करनी है, तो उतनी खपत करने के बाद उनको अलार्म भी बजता रहता है कि आज आपका पैसा ख़त्म हो रहा है, उतनी यूज़ करें। अन्यथा यूज़ करने के बाद 2 महीने बाद पता लगता है कि कितनी बिजली खपत कर गए और कितना बिल आ गया। उसमें फिर वो 10 तरह के ऑब्जेक्शंस और फिर उसकी अपील और ये सब करते हैं। तो इसलिए सभी मीटर्स को प्रीपेड करना होगा, लेकिन बहुत पहले या तो सरकारी अधिकारियों के इसलिए कि वहाँ से प्रारंभ करेंगे, उनको वेल अवेयरनेस है कि इसके करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर 2% से 5% का कंसेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी बचत होती है। और इसी प्रकार से हाई वोल्टेज वालों को भी ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है, और उसके बाद सामान्य जन को भी एक स्टेप बाय स्टेप इसको सबको करना है, लेकिन सभी मीटर्स प्रीपेड हों, ऐसा डिपार्टमेंट की योजना है। 122। जी सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिज़नेस से। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक जो RDSS स्कीम है सर, वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो रही है, तो क्या उस स्कीम को आगे एक्सटेंड किया जाएगा? और यदि एक्सटेंड किया जाएगा तो क्या इसी रूपरेखा में किया जाएगा, या रूपरेखा को चेंज करके जिस तरीके से जो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो कम होता जाएगा उनका इंसेंटिव, इस तरीके से? दूसरा सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, इंडस वाटर टीटी हमने अबेंडन कर दी है, तो वहाँ पे सर कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे चर्चा चल रही है? क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डैम वहाँ बनाए जाएंगे और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे? देखिए, जहाँ तक RDSS का विषय है, RDSS में रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करता है कि 2 साल के बाद हमारे रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं, सब घरों को अल्टीमेटली पावर पहुंचाने का हमारा काम है, उसके लॉसेस कम करने का काम है, इजीनेस कैसे सप्लाई में हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट माइल तक, लास्ट हाउस तक डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइन लॉसेस यानी सब तरह के लॉसेस कैसे हम कम कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजी आधार पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये टारगेट्स पूरा करने का एक टाइम पीरियड रखा है। उस टाइम पीरियड में कितने टारगेट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसका अगला एक्सटेंशन निर्भर करता है। कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिस योजना में कंज्यूमर को सीधा होता है। ये डिपार्टमेंटल एक विषय है, तो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ करके इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाएंगे वो हर साल में उसका बजट अभी उसका जारी किया जाएगा। तो अभी उसमें जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत कम है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, स्मार्ट मीटर्स का विषय बहुत तेज़ गति से हमारा चल रहा है, तो ये भी अभी जैसे मैंने बताया कि आज एक दिन में 1 लाख मीटर ये हमारे लगते हैं, और मीटर्स की संख्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग कितने 70 करोड़ हैं। घर 34 करोड़ हैं, लेकिन कमर्शियल हैं, बाकी इंडस्ट्रियल हैं, बाकी गवर्नमेंट है, सब मिला करके 50-60 करोड़ से ऊपर जाकर बैठेंगे। तो अभी हम 19 करोड़ का ही टारगेट हमने रखा है, आगे टारगेट और बढ़ाया जाएगा। तो ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जहाँ तक इंडस वाटर टीटी का विषय है, इंडस वाटर टीटी में अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाइपलाइन में हैं, वो चूँकि टेक्निकल उसके सारा कुछ बन चुका है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, जिसका कंक्रीट का वर्क अभी शुरू हुआ है, उसमें उसकी रीमॉडलिंग की जा सकती है। सोच भी रहे हैं कि वहाँ हम कैसे पानी को ज़्यादा स्टोरेज करके और ज़्यादा बिजली का उत्पादन हम कर सकें। और बाकी तो इंडस वाटर टीटी का बहुत जनरेशन के साथ उतना ज़्यादा संबंध नहीं है जितना पानी का है। पानी का डाइवर्शन ज़रूर हमारे वाटर वर्क्स जो हमारे डिपार्टमेंट है, जल शक्ति मंत्रालय, वो विचार कर रहा है कि पानी का दोहन हम कैसे करें, कितना करें। अभी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बिजली के सारे प्रोजेक्ट्स एसडी चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए प्रोजेक्ट्स जो लगने वाले हैं उसमें वाटर स्टोरेज बढ़ाने की बात आएगी, वो हम बढ़ाएंगे। 269 लेफ्ट साइड। सर मेरा नाम प्रकाश पैदाशी है, मैं ET नाउ के लिए काम करता हूँ। पहला सवाल ये है कि इस साल अभी तक
हाईएस्ट पीक आवर पावर डिमांड कितना रहा है। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो फिर से उस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उसका स्टेटस क्या है? और उसमें एक प्रोविज़न था कि द डिस्कॉम्स विल स्टेट्स विल हैव टू प्राइवेटाइज देयर डिस्कॉम्स, तो क्या उस प्रोविज़न को States will have to प्राइवेटाइज देयर डिस्कॉम्स, डिस्कॉम, तो क्या उस प्रोविज़न को रखा गया है या उसको आप हटा देंगे नए प्रारूप में? और तीसरा सवाल है सर, एक और सवाल है, जो जिस VGF का अनाउंसमेंट अभी आपने किया है बैटरी स्टोरेज के लिए, तो क्या ये पहले वाले स्कीम को सुपरसीड करेगा या फिर ये फ्रेश स्कीम होगा जिसमें आप एडिशनल बेनिफिट्स देंगे? देखिए, जहाँ तक VGF का विषय है, पहले 13,500 मेगावाट का है, वो पहले से चल ही रहा है। एडिशनल 30,000 मेगावाट का ये हमने बेस के लिए VGF स्कीम दी है, वो पहले भी चलेगी, ये भी चलेगी। टोटल 43,000 मेगावाट का ये हो जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा बिल अमेंडमेंट में ऐसा कोई प्राइवेटेशन का कोई प्रावधान उसमें अभी नहीं है, लेकिन ये तो अलग से प्रोग्राम है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्टेट्स वो अपने आप चाहती हैं तो वो करेंगी, नहीं चाहती तो नहीं करेंगी। प्राइवेटेशन करना स्टेट्स का काम है। और जहाँ तक उस अमेंडमेंट के कंसल्टेशन का विषय, ठीक है, लगातार कंसल्टेशन चल रही है। उसमें बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, और अध्ययन करने के बाद भी वो पब्लिक के लिए पब्लिश किया जाएगा, और पब्लिक को एक बार कंसल्टेशन के लिए जाएगा। और पब्लिक कंसल्टेशन में जितने भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या फिजिबल है, क्या नहीं है, उसके बाद ही उसका विचार किया जाएगा, तब जाके आगे बढ़ेगा। और तीसरा क्या विषय था? पावर डिमांड जैसे मैंने बताई कि हम तो तैयार हैं 270 गीगावाट के लिए, लेकिन अभी तक कल सबसे गर्म दिन था और कल सबसे ज़्यादा पावर डिमांड थी, वो 241 गीगावाट की आई थी, हमने पूरा किया है। और 200 अब इस समय 270 तक भी आएगी तो ज़ीरो डेफिशिएंसी के साथ हम उसको पूरा करेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 51। Sir, I am Prakasham Padihetti, the correspondent of Madhurabhumi, Kerala. I have two questions. You said that the implementation of smart meters have been started in 2013, but it has been delayed by the Kerala government, and right now itself the implementation is dragging on. Is there any agreement between the state government and central government to complete it in a time-bound manner? One. The second one is that about the nuclear power project in Chimeni, Kasaragod. It was proposed 30 years back, and still now there is a widespread agitation against the project. The proposed project? Which project? The Chimeni power project, nuclear power project. Will it be operational within in a near future? See, so far as the nuclear power plant is concerned, we have requested the states for their consent. Once the state government of Kerala comes forward, we'll be too happy to work with them and take the project forward. On the smart metering, we are engaged with government of Kerala. They have planned to implement meters in the capex mode. The KSEB will fully fund the implementation of smart meters. We are waiting for concrete action from their side, like award of contract, which they have assured that they will be taking up very shortly. Thank you. 177 at right side. सर, मैं रोहन हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल ये है कि आपने जो AC टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन की बात कही थी, वो किस फॉर्म में होगा, कैसे करेंगे, कोई टाइमलाइन रखा है, और क्या आप जो अप्लायंस कंपनीज़ हैं उनको कोई गाइडलाइन इशू करेंगे? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स अगर बता सकें तो। हमने जो अप्लायंस कंपनीज हैं उनसे भी बात कुछ की है, कुछ एक दौर और करेंगे। इसमें टूरिज्म के डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाएंगे, होटलियर्स को भी इसमें हमको बात करनी है। इसमें ऑटो जो सेक्टर है उनको भी बुला करके बात करेंगे। कुल मिला करके तो ये केवल एसीज का नहीं है, इवन एयर कंडीशनर इन गाड़ियों में जो एसी लगता है उसका भी प्रावधान होगा, इसमें होटलों में जो हैं उनका भी प्रावधान होगा। और इसमें कुछ स्टेट्स से भी अभी कंसल्टेशन होना है। साउथ की स्टेट्स का ये भी आ रहा है कि वहाँ ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखा जाए, तो ह्यूमिडिटी का फैक्टर इसके अंदर कितना वो करना होगा। और अभी ये सारी कंसल्टेशन चल रही है, लेकिन सब कंसल्टेशन पूरा होने के बाद और इसकी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अभी उसके अंदर कुछ काम शेष है।
थैंक यू सर। 24 नंबर लेफ्ट साइड में, जिसने जिस क्रम से उठाया है हम उसको बुलाते जा रहे हैं। 24 आगे हैं। मंत्री जी, मैं मनोहर मनोज, इकॉनमी इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि जो आपका ये बड़ा ट्रेमेंडस अचीवमेंट है फॉसिल और नॉन फॉसिल का, जो रेशियो घटता जा रहा है और नॉन फॉसिल विल सरपास फॉसिल एनर्जी, तो इसमें जो सोर्स है, जैसे कि एक सवाल आया था कि रूफटॉप एक एक घर से उसमें ग्रेडिंग करना और ये सब, तो फ्यूचर एक विजन प्लान क्या है, कहाँ तक नॉन फॉसिल को ले जाएंगे, क्योंकि कार्बन आपको रेटिंग में भी अचीवमेंट करना है। और दूसरा ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट उनका है, ये करीब 25-30 सालों से बड़े सरदर्द रहे इनका लॉस, तो आपने रिफॉर्म किया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जरिए उनको ट्राइफर्केट किया गया। तो अब स्टेट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कहाँ तक वो लॉसेस मेंटेन कर चुके हैं, और एक सस्टेनेबल अफेयर ये इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री अपने आप में हासिल कर चुका है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक फॉसिल नॉन फॉसिल का है, उसमें केवल थर्मल को हमको डिस्करेज करने की एक नेट ज़ीरो लाने के लिए है, या फिर गैस का है, चूँकि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का ओमिशन होता है। बाकी चीज़ें तो अपने आप में कंपटीशन में चलेंगी, और कंपटीशन के बाद भी रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स लाने के लिए जो रिन्यूएबल में सोर्सेज हमारे सोलर और विंड है, उसके स्टोरेज के साथ जोड़ेंगे। और इसके बाद फिर कंपटीशन में कौन सी कॉस्ट कम पड़ती है, कौन सी रिलायबल सोर्स भी हो और कॉस्ट भी कम पड़े कंज्यूमर को, उसके हिसाब से ये सारा चलेगा। कि फॉसिल ज़्यादा होगा, फॉसिल कम होगा, नॉन फॉसिल ज़्यादा होगा, ये तो ठीक ही है, क्योंकि फॉसिल में इसके बाद न्यूक्लियर भी नॉन फॉसिल आएगा। फॉसिल में तो क्या बचा, कोल एंड गैस, और वो हम समाप्त करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जितना मैक्सिमम नॉन फॉसिल में जाएगा, और हम इसमें ग्रीन कॉरिडोर्स, इनकी भी एक कल्पना रखते हैं कि कोई कॉरिडोर ऐसा जो केवल ग्रीन, यानी ग्रीन और क्लीन आरई के माध्यम से ही हमारी इंडस्ट्री, हमारा हाउस होल्ड, हमारा सब चले, उसका भी प्रयत्न है। बहुत से पहाड़ी प्रदेश ऐसे हैं जहाँ केवल हाइड्रो ही चल रहा है, वहाँ उनके यहाँ थर्मल के विषय है ही नहीं है। तो 10% अगर फॉसिल के साथ बाकी सब नॉन फॉसिल करते हैं, उस स्टेट को ग्रीन स्टेट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसे प्रदेशों को कंपटीशन में लाभ हो, और ये इंडियन कार्बन मार्केट का उसमें बहुत बड़ा उपयोग होगा। अल्टीमेटली हमको नॉन फॉसिल की तरफ आगे बढ़ना है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपने कहा, अब कंपनीज बन गई हैं, एक आध स्टेट को छोड़ें तो बाकी सब जगह ये इंडिपेंडेंट कंपनीज बना दी गई हैं। उन कंपनीज के एक बार जब बहुत ज़्यादा घाटे में आ गई थी 2017 के अंदर, आपको पता है उदय योजना शुरू की गई थी, तो सभी काफ़ी स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट करके, और जो उनका लॉस था वो सब अपने ओर ले लिया था, और उसके बाद वो कंपनीज जीरो लॉस पर आई थी। लेकिन फिर भी कई जगह पर फैसले ठीक ना होने के कारण से टैरिफ को समय पर बढ़ाते नहीं, या ऐसे जो लाइन लॉसेज उनके ज़्यादा है, AT&C लॉसेज ज़्यादा हैं, तो उनके घाटे फिर से भी शुरू हुए हैं। अभी भी कुछ प्रदेशों के जो डिस्कॉम्स हैं वो लॉस में हैं, और एक दो प्रदेश तो हैं 80,000 90,000 करोड़ रुपए तक के भी लॉस में हैं, कहीं 20,000, कहीं 10,000, 15,000, कुल मिलाकर के 6-6.5 लाख करोड़ रुपए के लॉसेज अभी भी सब जगह हैं। हम आग्रह करते हैं उनको कि उस लॉस को कैसे कम करें, लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिकल कुछ सिस्टम्स के माध्यम से भी ये जो फ्री बीज का सिस्टम कर रखा है, और जो लोएस्ट टैरिफ रेट है उसको बहुत कम कर रखा है, इसके कारण से उनको लॉस होता है। हमने एक नया प्रावधान विचार किया है कि अब आगे हम रेगुलेटरी कमीशंस को कहें कि लोएस्ट टैरिफ शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ ACS जितना है उसका 50% नीचे लोएस्ट टैरिफ नहीं होना चाहिए। इससे कम अगर करेंगे तो एनुअली सब्सिडी के रूप में और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देने में फेल होती है तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड बाय द डिपार्टमेंट। 16 16 नंबर ये। सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। सर अभी आपने जो बात की उसमें जनरेशन और एक पीक डिमांड को फुलफिल करना और तीसरा सप्लाई, इन तीनों बिंदुओं पर कौन से स्टेट्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है? क्योंकि आपने तो एक एवरेज बोला, तो इसमें किसी का बहुत बेहतर होगा और बहुत ख़राब भी, जैसा आपने अभी
दूसरे ढंग से भी बोला कि उनके लॉसेस भी ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस हिसाब से सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में इन 3 बिंदुओं पर जनरेशन और सप्लाई और पीक डिमांड फुलफिल करने में कौन से स्टेट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं? देखिए, ये अलग अलग फैक्टर हैं तीनों चीज़ें। जनरेशन जहाँ तक है, जनरेशन कई फैक्टर्स जनरेशन के हैं, कहीं नहीं हैं। सपोज कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ आरी बहुत ज़्यादा होता है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हाइड्रो ज़्यादा है, पहाड़ी प्रदेश सब हाइड्रो है, और ये प्रदेश लाइक राजस्थान एंड गुजरात एंड कर्नाटका, इनके यहाँ सोलर का बहुत बड़ा स्कोप है, वो सोलर ज़्यादा बनाते हैं। तो उस नाते से अपनी पावर की डिमांड को वो मार्केट के माध्यम से, ओपन मार्केट के माध्यम से खरीद भी लेते हैं, बेच भी लेते हैं। वो विषय उनका फाइनेंशियल एक जनरेशन का अलग है। ट्रांसमिशन के सिस्टम में भी इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, वो भी सबके अपने अपने अलग अलग हैं। हमारी यहाँ से योजनाएं ये हम गाइडलाइंस देते हैं उनको कि अपनी आवश्यकता को विद इन स्टेट पूरा करने के लिए जो ज़्यादा प्रयत्न करेगा उनको हम प्रेफर करेंगे, ताकि उनको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के चार्जेस भी ना देने पड़े। इंट्रा स्टेट उनको कम से कम लाइनों में अपना काम पूर्ति करना है, और अगर अपनी ही स्टेट में अगर वो पूर्ति करने के लिए स्टोरेज का लगाते हैं प्लांट अपनी पूर्ति के लिए, उसको वीजीएफ अलग से दे ही रहे हैं। तो इसलिए वो एक अलग विषय है। जहाँ तक डिस्कॉम्स का विषय, डिस्कॉम्स तो केवल सेल परचेज का विषय है। उसमें अच्छी अपनी पोजीशन को बना करके, अपने नियम्स को अच्छा बना के, टैरिफ को ठीक करके और लाइन लॉसेस को कम करना है, उसकी एनफोर्समेंट करनी है। वो कंपनियां सरकार के साथ मिलकर के अगर काम करेंगी, सरकारों की इच्छा शक्ति डिपेंड करती है कि हमको अपने डिस्काउंट्स को घाटा ख़त्म करना है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल एंगल से फ्री ले लो, ज़ीरो ले लो, इस पैसे में ले लो, उससे कोई लाभ होता नहीं है। तो ये अलग अलग तीनों के फैक्टर हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रदेश ऐसा जहाँ तीनों चीज़ें ठीक हैं, कौन सा प्रदेश ऐसा जहाँ तीनों चीज़ें कमज़ोर हैं। ये तो हर एक स्टेट की अलग अलग कंपनी के अलग अलग है। हाँ, इन कंपनीज की अब वैल्यूएशन के लिए इनकी हो रही है क्या, रेटिंग हो रही है। तो कंपनियों की रेटिंग करने के लिए भी कहा है, और रेटिंग के साथ साथ ये कंपनी लिस्टिंग पर भी आए, और लिस्टिंग पर आने के लिए कुछ प्रदेशों की कंपनियां लिस्टिंग पर आने के लिए तैयार हो गई हैं। 6 कंपनियां तो ऐसी हैं जो लिस्टिंग के लिए उन्होंने मूव कर दिया है, 2 भी पाइपलाइन में हैं। तो 8 कंपनियां लिस्टिंग के लिए भी जाएंगी, और लिस्टिंग पर होंगी तो उनके पैरामीटर ठीक होंगे तो लिस्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। लिस्टिंग पर जाने के बाद उनके पब्लिक इशू भी निकल सकते हैं, IPO निकल सकते हैं, और फाइनेंशियल लाभ भी वो पब्लिक से पैसा लेके उठा सकते हैं। तो एक कंपटीशन है, इस कंपटीशन में कौन कितना आगे बढ़ेगा उसको उतना लाभ होगा। राइट साइड में 225 225 नंबर। सर, मेरा नाम अभिषेक सोनकर है, मैं PTI से हूँ। सर, आपने एक JPC बनाने की बात कही थी टू एड्रेस द इश्यूज इन थर्मल, मुझे थोड़ा उस पर जानकारी दे दीजिए। एंड सरकार क्या कर रही है टू एड्रेस द कॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ऑन पावर एक्सचेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? JPC तो कोई JPC नहीं बनाई, एक कमेटी बनाई गई है। जी सर, उस पर थोड़ा सा बता दें। हाँ, उस कमेटी में तो इतना ही है कि कोयले की उपलब्धता वो कितनी हमको होगी, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के माध्यम से कितना होगा, और हमारी खपत कितनी होगी, ताकि उसको आधार मान करके नए थर्मल प्लांट्स उसको कहाँ लगाया जाए। वो अलाउ करने के लिए हम पिट हेड्स पर उनको अलाउ करें, या नियर पिट हेड विद इन 300 किलोमीटर्स उनको अलाउ करें, या अपनी अपनी स्टेट में अलाउ करें। जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर कोयले की खान से दूरी पर जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उनको फ्रेट का जो एक्सपेंस वो ज़्यादा पड़ता है बनिस्बत ट्रांसमिशन के, तो उनको यही कहा जाता है कि वो अपने पिटहेड या नियर पिटहेड अपने प्लांट्स लगाने चाहिए। और रेलवे की कोयले की उपलब्धता और रेलवे के रैक्स की उपलब्धता ये बनी रहे, वो कमेटी इस प्रकार का रोल करती है, और लगातार हर महीने उसकी मीटिंग करते हैं। सर, पावर एक्सचेंजेस पे जो रेट कम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, परहैप्स प्रोबेबली ड्यू टू वीक डिमांड, उसके लिए सर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, रेट कम है ज़्यादा है, ये तो डिमांड सप्लाई का विषय है, मार्केट है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, रेट कम होगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए उनको भी कई रास्ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का रेट अगर वहाँ कम मिलता है तो उसके लिए स्टोरेज का करेंगे, स्टोरेज करेंगे तो ऑफ पीक आवर जो यानी पीक आवर्स में उनकी ज़्यादा महंगी बिकेगी। तो उनको उस समय ध्यान करना है कि हमको, और कुछ प्रदेशों ने TOD पॉलिसी लागू कर दी है, टाइम ऑफ डे।
अर्थात जिस समय रिन्यूएबल सस्ती है उस समय लोगों से टैरिफ थोड़ा कम करके लेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की खपत वहाँ इंडस्ट्री में हो सके, बाकी जगह हो सके। तो जब चीज़ सस्ती है उसका उपयोग कैसे बढ़िया वो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस जनरेशन के ऊपर कि जनरेटर जो है उसका उपयोग कैसे करता है। सर एक क्लैरिटी भी थी, वीजीएफ का आपने अनाउंसमेंट किया सर, वो क्या सभी कंपनियों के लिए होगा, निजी और सरकारी सबके लिए, या सिर्फ? ये स्टेट्स के लिए रखा है और स्टेट्स जो हैं नॉर्मली खुद नहीं लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आता है। 18 लाख रुपए पर मेगावाट आवर उसमें हम लोग रख रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। 214 नंबर। सर मैं शरद पांडे हूँ, न्यूज 18 से। सर आपने ये पावर सरप्लस होने की बात कही है कि सरप्लस पावर होगा, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे सर? इसके लिए कोई प्लानिंग है अभी से या नहीं अभी बनाई है? बहुत अच्छा विषय पूछा आपने। ये देखिए, पावर सरप्लस के समय एक विषय तो होगा कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। आखिर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगी तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में भी करते हैं या इंडस्ट्री में भी करते हो तो इसीलिए करते हैं, तो पावर ही में एक्सपोर्ट कर सकें। अभी तक हमारा एक्सपोर्ट छोटे प्रदेशों में जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, सॉरी, भूटान में होता है, म्यांमार में होता है, बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका ने भी डिमांड रखी है, वहाँ तक भी हम अभी श्रीलंका करते तो नहीं कर अभी निकल, लेकिन लाइन बनाने की बात चल रही है। और जैसे मैंने बताया यूएई की और सऊदी अरेबिया की लाइनें बन रही हैं, उनको भी पावर की आवश्यकता होगी, तो सब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे। सेकेंडली, अभी बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स वो आगे डिमांड आ रही है। डाटा सेंटर्स बनाने के लिए बहुत सी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमको अप्रोच कर रहे हैं। वो सरप्लस पावर फिर उनके काम आएगी, उसी हिसाब से उनको डाटा सेंटर जो होता है वो देश और दुनिया का कहीं काम आ सकता है। भारत में डाटा सेंटर बनेगा तो दुनिया भर के डाटा को अपने यहाँ रख सकते हैं, और कहीं बाहर है तो अभी हमारे डाटा सेंटर बाहर बने हुए हैं तो बाहरी उपयोग होता है, तो पावर की अवेलेबिलिटी पर उनको उपयोग होगा तो वो ज़्यादा आएंगे। फिर इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो पावर को हम उपयोग करके और अपने प्रोडक्ट को सस्ता बना सकते हैं, उसको बाहर बेच सकते हैं। जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, जैसे मेटल है, एल्युमिनियम है, जैसा स्टील है, सीमेंट है, ये इंडस्ट्री ऐसी, इसको पावर की कंजम्पशन बहुत है। अभी हमारी इंडस्ट्री ऑप्टिमल बेसिस पर चल रही है, लेकिन पावर ज़्यादा होने पर ये सस्ता बना करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पावर के ऊपर बहुत कुछ प्रोडक्ट्स डिपेंड हैं, उस प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने का बड़ा स्कोप है। 1313 नहीं, आप नहीं है। 31 नहीं, 80 अभी बुलाएंगे आपको पास। 80 80 को दे। सर जेकब कोशी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल है ऑन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स। दिसंबर में आपने एक चौथा एक्सटेंशन दिया है थर्मल कोल पावर प्लांट्स को कि वो बिटवीन 27 एंड 2030 तक वो अपना FGD इंस्टॉलेशन ख़त्म कर ले। लेकिन सर अप्रैल में ही एक हाई पावर कमिटी का एक मीटिंग हुआ था जिसमें PSA थे और आपके पावर मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, बेस्ड ऑन स्टडीज़ फ्रॉम CSIR एंड नीरी, IIT दिल्ली एक्सेट्रा। उनका बेसिक कंक्लूजन ये है कि FGD की इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल को पावर प्लांट्स, और उन्होंने ये रेकमेंड भी किया है जो कैटेगरी C थर्मल प्लांट्स हैं उनको एक्चुअली एग्जेम्प्ट किया जाए। सो सर दिस लुक्स लाइक एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन FGD इंस्टॉलेशन। सो व्हाट डू हैव टू से ऑन इट? विल यू बी एग्जेम्प्टिंग FGD प्लांट्स? आपके क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी आपने दे दिया है। हाँ, मैंने तो इतना ही जोड़ना उसमें, क्योंकि IIT दिल्ली, नीरी, सेवरल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस उसमें लगे हैं। और अभी जो ये कहा जा रहा है कि ये सल्फर, क्या इसको सल्फेट एरोसोल्स, सल्फेट एरोसोल्स, ये जितना उसमें इन प्लांट्स के माध्यम से निकलता है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक हो, बल्कि उसका वायुमंडल में रहना भी आवश्यक है। वो ज़्यादा अगर कम कर दिया जाएगा तो उसके कारण से वार्मिंग ज़्यादा होगी और उसमें एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, आई मीन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। पोल्यूशन बताया ना, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेस देन 5% उसका एक असर जा रहा है। और ये अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन, ये जो हमारा CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
उसके अंतर्गत विचाराधीन चल रहा है। किसी एक डेफिनेट डिसीजन पर वो लोग नहीं पहुंचे हैं। जैसे उनकी डेफिनेट रिपोर्ट आएगी, ओनली देन वी विल इम्प्लीमेंट द इशू। अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी सॉलिड बेस के, सॉलिड कारण से हमने शुरू कर दिया तो एक कॉस्ट टैरिफ वाइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नियरली 97,000 मेगावाट पावर है जो थर्मल से पैदा होती है आज या होगी, जो ऐड होगी। तो 97,000 मेगावाट के ऊपर अगर हमने इसको लगाना शुरू कर दिया तो ये 1 करोड़ रुपीस पर मेगावाट का खर्च है, यानी 97,000 करोड़ रुपीस। तो इसको बहुत सोच समझ के लागू करना है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार की हानि हो, ना हेल्थ वाइज हानि हो, ना इसको टैरिफ वाइज लोगों के ऊपर लोड पड़े, और ना ये वार्मिंग ज़्यादा हो जाए। अदरवाइज वार्मिंग में भी 2022 के अंदर यूरोप में ये जो वार्म वेव चली थी उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो वो स्थिति भी ना बन जाए कि वार्मिंग एकदम ज़्यादा बढ़ जाए और ये वैसे तो सांस लेने में कठिनाई होगी और वैसे हीट की वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। 271 60,000 लोग मर गए थे 2022 में यूरोपियन हीट वेव में। सर नमस्कार, मैं ऋषि काला हूँ बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर से। सर 3 सवाल हैं। पहला स्मार्ट मीटर पे है। क्या सर स्मार्ट मीटर को इंस्टॉलेशन की अवधि मार्च 2026 तक है, जिसमें हमें करीब 25,000 स्मार्ट मीटर, क्या मंत्रालय इसको एक्सटेंड करेगा? क्योंकि जैसा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो सर क्या कितना अवधि हम बढ़ाएंगे, कितने समय में हम ये 25 करोड़ इंस्टॉलेशन पूरा कर लेंगे? पहला सवाल ये है। सर दूसरा सवाल ट्रांसमिशन पे है। MNRE काफ़ी समय से इस चीज़ को उठाई जा रही है कि ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स की वजह से कई सारी कैपेसिटीज सब स्टक हो रही हैं, और हालांकि इसमें वो पावर मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। सर ट्रांसमिशन का इशू तो बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या सरकार, सारे मंत्रालय मिलके इसके कोई सल्यूशन के लिए सोच रहे हैं? क्या कोई इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स बनाए जाएं जिससे लैंड या ROW की समस्या से जूझा जा सके? क्योंकि भारत सरकार 90-95 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी भी लाएगी, उसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क सर कैसे होगा? ये 2 सवाल सर। देखिए, पहला विषय आपका स्मार्ट मीटर्स का है। स्मार्ट मीटर्स का प्रोग्राम लगातार चल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि हमारी गति अब काफ़ी अच्छी हो गई है। 1 लाख से ज़्यादा मीटर्स पर डे लगते हैं, लेकिन 1 लाख पर डे लगने के बाद भी अगर ये स्पीड रहे तो 1 साल में 3-3.5 करोड़ ही होता है। हमारा टारगेट अभी 19 करोड़ का हमने तय किया हुआ है RDSS ने। लेकिन ये विषय ऐसा नहीं है कि हम कोई पब्लिक के ऊपर थोपना उचित नहीं होगा। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना होगा, और डिस्कॉम्स का ये काम है। डिस्कॉम जितनी सप्लाई मांगेंगे मीटर्स की, उतने सप्लाई करने के लिए भी तैयार हैं। उसमें जो कंसेशन दिए जा रहे हैं, रिबेट दिया जा रहा है, वो भी 900 रुपया पर मीटर, यानी जो प्रीपेड है। प्रीपेड नहीं होगा तो 600 रुपये पर मीटर, ये RDSS के माध्यम से वो भी दिया जा रहा है। लोग प्रमोशन के लिए हर प्रकार के काम किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा काम होने के नाते से इसकी स्पीड और गति बढ़े, इसके लिए हम कर रहे हैं। उस समय तक होंगे तो ठीक है, जैसे पार्लियामेंट कमेटी ने कहा है, ठीक ही कहा होगा कि उस समय तक ये लागू नहीं होंगे तो इस टाइम को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार मल्टीपल एफर्ट्स अगर स्टेट्स के शुरू हो गए तो इट्स नॉट ए सच बिग थिंग कि जिसको पूरा नहीं किया जा कर सकते हैं। और इसके कारण से लोगों का काम नहीं रुक रहा। एक एफिशिएंसी बढ़ाने का ये और लॉसेस कम करने का एक इशू है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन की बात है, ट्रांसमिशन में कुछ कठिनाइयाँ पिछले वर्ष में ध्यान में आई, कंपनीज ने बताई, प्राइवेट लोगों ने बताई हैं। उसी में जैसे मैंने बताया, कई रिफॉर्म मैंने ट्रांसमिशन के बताए हैं। एक रिफॉर्म से ROW का है, वो भी था। दूसरा उसके अंदर नई स्कीम हमने जो दी है, इसकी वेवर स्कीम, उस वेवर स्कीम को ये हमने कर दिया, बैटरी स्टोरेज से जोड़ दिया कि स्टोरेज RE की स्टोरेज करने के बाद उसको कहीं अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी, उसके अंदर हम वेवर करेंगे उसके फ्रेट को, उसका चार्जेस को, तो चार्जेस वेवर करेंगे, इसका मतलब उनको और सुविधा होगी। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष में ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए, और मुझे लगता है कि 1 साल भर के अंदर जितने भी रुके हुए ऐसे काम हैं, PPA हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन, वो सब हल हो जाएंगे।